तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के कई देशों में छिड़े धर्म युद्ध की। करीब एक हफ्ता पहले स्वीडन में कुरान जलाने की घटना देखने को मिली थी। इसके बाद मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरब समेत कई मुल्कों ने कुरान जलाए जाने की घटना की न सिर्फ निंदा की बल्कि इसे शर्मनाक भी बताया था। इसके बावजूद विरोध की आग और भी धधक रही है और इस आग में शहर शहर कुरान की प्रतियां जल रही हैं। डेनमार्क में मस्जिद के पास कुरान की प्रतियां जलाई गई। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मस्जिद के पास कुरान की प्रतियां जलाने का मामला सामने आया। तुर्की दूतावास के बाहर कुरान की प्रति जलाने का मामला सामने आया। जुम्मे के दिन शुक्रवार को कुरान की प्रतियां जलाई गई। दक्षिणपंथी नेता रास्मुस पालुदान पर कुरान जलाने के आरोप हैं। 21 जनवरी को स्वीडन में पवित्र पुस्तक की प्रतियां जलाई गई थी। दरअसल रास्मुस पालुदान दक्षिणपंथी नेता हैं। इनके पास स्वीडन और डेनमार्क दोनों देशों की ही नागरिकता है, इसलिए दोनों देशों में इनका जाना आसान है, विरोध करना भी आसान है। पहले स्वीडन में कुरान जलाई गई, उसके बाद डेनमार्क में विरोध जताया गया। हालांकि पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान के जलाए जाने के विरोध में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की में स्वीडन एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपी रास्मुस पालुदान की तस्वीरों को आग लगाई गई, उसके खिलाफ नारेबाजी की गई। कुरान के अपमान के विरोध में स्वीडन के झंडे को जलाया गया। दरअसल तुर्की स्वीडन की सरकार पर प्रदर्शनकारियों को शह देने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम तुर्की में स्वीडन की एम्बेसी के बाहर जुटे और अपना विरोध जताया। विरोध की चिंगारी इराक भी पहुंच चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन की एम्बेसी के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी बैनर्स और पोस्टर्स के साथ पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। खास बात यह है कि जो शख्स कुरान जलाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है उसका टारगेट तुर्की है। वही तुर्की है जो खुद मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की ख्वाहिश पाल रहा है। वो तुर्की है जो खुद को मुस्लिम मुल्कों को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। कभी भारत के मुसलमानों के मानवाधिकार की बात कर खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने की कोशिश करता है, कभी कश्मीर मसले पर पाकिस्तान वाली भाषा बोलकर दूसरे मुस्लिम मुल्कों को साधता है। लेकिन यहाँ तुर्की की यही सोच उस पर भारी पड़ गई है। नौबत कुरान जलाने की घटना से लेकर कई मुस्लिम मुल्कों में हिंसक विरोध प्रदर्शन तक की आ चुकी है। कैसे इस फसाद की जड़ में तुर्की है, इसकी पूरी कहानी भी आपको बता देते हैं। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहते हैं। नेटो में किसी के शामिल होने के लिए इसके लिए सभी सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। तुर्की नेटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री का विरोध कर रहा है। इसी विरोध से दक्षिणपंथी नेता रास्मुस पालुदान नाराज हैं। चेतावनी उन्होंने दी कि अगर स्वीडन को नेटो में एंट्री नहीं मिलती तो वो हर शुक्रवार को कुरान की प्रतियां जलाते रहेंगे। विरोध की आग स्वीडन से उठी थी और आज डेनमार्क तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी आंच में दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क हैं जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथ कुरान वाले विरोध का दायरा कहां कहां तक पहुंच चुका है। आपको बताएंगे कि किस देश ने क्या क्या कहा, लेकिन पहले ग्लोबल आग की पहुंच को दूरियों से समझिए। स्वीडन से पाकिस्तान की दूरी 4,969 किलोमीटर है। स्वीडन से तुर्की की दूरी 4,110 किलोमीटर है। कुवैत की दूरी 6,209 किलोमीटर है। स्वीडन से सऊदी अरब की दूरी 6,432 किलोमीटर है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की दूरी 7,271 किलोमीटर है। स्वीडन से कतर की दूरी 7,083 किलोमीटर है और ईरान की दूरी 5,146 किलोमीटर है। सोचिए, स्वीडन से शुरू हुई यह आग कहां कहां तक पहुंच चुकी है। मुस्लिम धर्म के लिए कुरान सबसे पवित्र किताब है। जब 21 जनवरी को स्वीडन में कुरान जलाने की घटना सामने आई थी, उसके बाद दुनिया में मौजूद अधिकतर मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। आपको बताते हैं कि किस देश ने तब क्या कहा था। पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया के 1.5 अरब मुस्लिम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस्लाम शांति का धर्म है। तुर्की ने कहा, बार बार चेतावनी के बावजूद पवित्र ग्रंथ पर हमला किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुवैत ने कहा, यह घटना दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती है। यह घटना गंभीर उकसावे का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे रोकने की अपील की। सऊदी अरब ने कहा कि वो नफरत और उग्रवाद को खारिज करता है। संवाद और सहिष्णुता के मूल्यों के जरिए इसे रोकना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा कि मानव और नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन है। कतर ने स्वीडिश अधिकारियों को टारगेट करते हुए कहा कि अनुमति इसकी नहीं देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर एक्शन ले। वहीं ईरान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया है।
इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ नफरत फैलाने की अनुमति दी गई है। यूरोप के कई देश कट्टरपंथी तत्वों को शह दे रहे हैं। तुर्की में हुई इस घटना के बाद कई इस्लामिक देशों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने इसका विरोध किया है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हिसन ब्राहिम ताहा नेका ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के धार्मिक ग्रंथ कुरान जलाने की निंदा की। तो स्वीडन और डेनमार्क में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाने की आंच भारत भी पहुंच चुकी है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस हरकत को गलत बताया और कहा कि इस हरकत की कहीं भी माफी नहीं। मुसलमानों को दुख पहुंचाने के लिए और तकलीफ पहुंचाने के लिए ये काम जानबूझकर किया गया है। मौद्देबाना गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से वगैरह से कि हमारे मुल्क की तरफ से, चूँकि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गवर्नमेंट में रहते हैं, तो हमारी इस दर्द भरी आवाज़ को वो UN तक पहुँचाएँ और इसका हल निकलवाएं, इसका कोई कानून बनवाएं जिससे कि आइंदा किसी को गलत बात करने की, जलाना तो बहुत बड़ी चीज़ है और मामूली तौहीन करने की भी इजाज़त न दी जाए। इस खबर का नजरिया 9 थोड़ा अलग है। एक तो तुर्की टेंशन में है। कल तक वो कश्मीर को अपना वजीर समझकर भारत विरोधी चाल चल रहा था, लेकिन अब कुरान और इस्लाम पर हो रहे हमलों के बाद वो खुद ही टेंशन में आ गया है। इस बारे में विचार करते हुए हमें BBC का ख्याल भी आया। सवाल है कि क्या भारत में 21 साल पुराने दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला BBC इस पूरे प्रकरण पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? वैसे इच्छाधारी मीडिया की यह खासियत होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही एजेंडा चलाते हैं, खबरें दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और अपने गिरेबान में कभी भी नहीं झांकते। सत्ता की आज की दूसरी खबर भी धर्म की सत्ता से जुड़ी हुई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद सियासी हमले शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान के जालौर में थे। यहां वो भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में मूर्ति जीर्णोद्धार और अभिषेक के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। तभी वहां मौजूद संतों और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सनातन धर्म पर एक बड़ी बात कही। CM योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर घमासान शुरू हो गया है। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। का क्रम आज आप देख रहे होंगे, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर धर्मगुरुओं से लेकर नेताओं के बीच तक हंगामा मच गया है। कई हिंदू संत योगी आदित्यनाथ के बयान से खुश हैं, लेकिन कई लोग उनकी इस सोच से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो योगी आदित्यनाथ के बयान पर ट्वीट किया और पूछा कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। बोले CM योगी, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। उदित राज की तरह ही मुस्लिम लीग ने भी योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले किए। मुस्लिम लीग की ओर से सवाल उठाया गया कि कोई संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बातें कैसे कह सकता है। ऐसे बयान से तो अराजकता फैल सकती है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर और किस किस तरीके की बातें हो रही हैं, इस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील बनाई है। इसे देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म को लेकर राजनीति किस तरह करवट ले रही है और इस पर कैसे डिबेट वाला माहौल बन रहा है। संवैधानिक बात कर रहे हैं, वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं।
मेरा सबसे पहले मुतालबा यह है कि वो इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद वो सनातन धर्म को फैलाने के लिए काम करना शुरू करें। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो सनातन धर्म के लिए काम नहीं कर सकते। सनातन धर्म ही दुनिया में एकमेव धर्म है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। इसमें योगी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। धर्म घोषित कर दिया उन्होंने, और तो फिर इस्लाम धर्म छोड़ दें और ईसाई धर्म छोड़ दें लोग, या और धर्म के जो लोग हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो हमेशा धर्म के ही आड़ में और राजनीति में सफल हुए हैं, राजनीति की आड़ में कभी नहीं सफल हो पाए। उसमें उनकी क्वालिफिकेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो योगी जी का मामला है, वो अपने धर्म को खुद जानते हैं, वो खुद भी उसमें कहें, मुझे उसमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन है उनसे। कोई मजाका नहीं है, कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, इसलिए कि जो शख्स जिस मज़हब का मानने वाला होता है वो अपने मज़हब की बात करता है और हमें उनकी इस बयान पर कोई एतराज़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सबसे ऊपर इस सब का जवाब नेता विरोधियों के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा है कि राष्ट्र धर्म जो है वो सनातन धर्म है। ठीक है ना, आप ये सवाल उनको जाकर पूछे, उनको क्या कहना, मैं क्यों बोलूँगा। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने भी हमला किया है। लखनऊ में मां पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने गए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस वाले उन्हें शूद्र समझते हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। तो एक और सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने पर हंगामा है, तो दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कई धर्म गुरुओं का समर्थन मिल रहा है। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री आज आचार्य बालकृष्ण के साथ उनके कनखल दिव्य मंदिर आश्रम पहुंचे। यहां थोड़ी देर रुके और फिर तुरंत वापस चले गए। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वो यहां पर आए थे, हमने उनसे शासन, संस्कृति और सनातन के बारे में बातचीत। अभी हमारे अनुज जो है पूरे देश में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया जो है अभी चर्चा का विषय है। तो चर्चा का विषय यही है कि हम सनातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस परंपरा वैदिक कार्य के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो अपने अपने ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी प्राचीन पद्धति धन्वंतरी भगवान से प्रकट होती है। ऐसे आर्योवेदाचार्य पूज्य पाद हमारे बड़े भैया आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ में हैं और हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जो राम के नहीं उनकी ठटरी भी मार रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पूज्य भैया जी समूचे बागेश्वर धाम के पागलों को अपना आशीर्वचन दें। और इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो भी जारी करके कहा था कि बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार कीजिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार वो बयान भी सुन लीजिए। हम यात्रा पर निकले हैं, 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि
जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। इसका जवाब देते देते अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगे हैं, यानी नैरेटिव बदल रहा है और इसी वजह से उन्हें कई धर्मगुरुओं का समर्थन भी अब मिलने लगा है। स्वामी रामदेव से लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और अमरदास महाराज भी धीरेन्द्र शास्त्री का अब समर्थन कर रहे हैं। सनातन का बूस्टर बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को खूब भा रहा है। सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोक, अदृष्ट जो है 99%। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते, उन्हीं की कृपा से करते हैं। हमारा संत समाज समर्थन करता है, हम सब लोगों की यह मांग है और पूर्ण होनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव में यह आया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कतई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, वो सनातन धर्म के संस्कारों को बचा रहे हैं और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिन लोगों को उनसे ईर्ष्या है तो आमने सामने उनसे बात करें। तो पिछले कई हफ्तों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में सनातन धर्म पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कल के बयान पर राजनीति रिएक्शन बहुत लाजमी है और हमारे नेता जितने जज्बाती हैं उससे लगता नहीं कि इस पर राजनीति जल्दी खत्म होने वाली है। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे आत्मनिर्भर भारत की सत्ता से जुड़ी हुई है और जो भारत के 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स के काम की खबर है। दरअसल जब जब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात होती है तो गूगल के एंड्रॉयड या फिर एप्पल के iOS के नाम सामने आते हैं, लेकिन अब भारत ने अपना पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS बनाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब आप स्मार्टफोन मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकेंगे। IIT मद्रास ने J&K ऑप्स के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है और इसे सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी कुछ ही संस्थान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो गोपनीय और संवेदनशील जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन जल्द ही ये आम जनता तक भी पहुंच जाएगा। हालांकि समय के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो कॉल पर टेस्टिंग की। इसे भारत के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि ये स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा। सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। छोटा सा एक सजेशन है, नाम की बहुत वैल्यू होती है, नेम हैज अ वेरी बिग वैल्यू। छोटा सा इफ यू ऐड अ स्मॉल ए हियर, मे बी इट विल बिकम भरोसा। जस्ट अ सजेशन। आगे आपको दिखाएंगे कैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विपक्ष ने एक जासूसी वाला एप्लीकेशन जोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत क्या है। दरअसल दावा है कि इससे मोबाइल यूजर्स को अधिक सुरक्षा और गोपनीयता मिलेगी क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। ऐसे किसी भी ऐप को चुनने की मजबूरी नहीं होगी जिस पर आप भरोसा नहीं करते। मतलब
आप अब सिर्फ अपनी पसंद के ऐप ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें मोबाइल के प्रोसेस को धीमा करने वाला कोई सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल नहीं होगा। इससे एंड्रॉयड के मुकाबले यूजर्स को अपने मोबाइल फोन में ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगी। इस भार ओएस में भार का मतलब भारत से है और ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है, यानी आप इसे भरोसेमंद भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन इस पर अब एक नई सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि भार ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर्स की सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे लोगों की निजता को खतरा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पक्ष में तर्क यह है कि जब फेसबुक और गूगल को डेटा दे सकते हैं तो सरकार को डेटा देने में दिक्कत क्यों है। इस पर विपक्ष का कहना है कि भार ओएस से जासूसी की आशंका है, क्योंकि ये पेगासस वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से संवेदनशील विभागों की हैकिंग कम होगी, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसका इस्तेमाल नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ किया जा सकता है। इसी सियासी तकरार पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है, उसे भी देखिए। इस सरकार से उम्मीदें हमें कम रहती हैं। ये पेगासस सरकार है, तो इनसे कैसे ये इसका दुरुपयोग न करें, वो कदम उठाने, प्रभावी कदम उठाने आवश्यक हैं। अगर उनको अपना एंड्रॉयड सिस्टम लॉन्च करने की बात की इतनी चिंता है तो ये बताना चाहिए कि पूरे देश में BSNL और जो हमारा सरकारी टेलीफोन विभाग था, क्या भारत में आज वो जिंदा भी है? हम लोगों ने इसके पहले देखा है पेगासस स्पाईवेयर को लेके किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा गया था। सारे संस्थानों को प्राइवेट निजी कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम है। इसका इस देश की जनता से, अपने जो हमारे राष्ट्रीय उपक्रम है उसको बचाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब भारत के स्वदेशी ओएस के आने से स्मार्टफोन वाली ये हाईटेक जंग और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। भारत के भार ओएस का मुकाबला अभी एंड्रॉयड और iOS से है। आपको बता दें कि iOS एप्पल का प्रोप्राइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम से ये काफ़ी अलग है। लेकिन भार ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी इसका इस्तेमाल करता है, इसलिए ये थोड़ा एंड्रॉयड से मिलता जुलता है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि भार ओएस की राह इतनी भी आसान होने वाली नहीं है। मौजूदा वक्त में देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त एंड्रॉयड की सत्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे ज़्यादा यूजर्स एंड्रॉयड का ही इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 700 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जबकि भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 80 करोड़ के करीब है। पूरी दुनिया में 72% से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या 95% से भी ज़्यादा है। जबकि पूरी दुनिया में करीब 27% यूजर्स iOS का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3.5% से थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से मुकाबला कड़ा हो सकता है। हालांकि भार ओएस बनाने वाली कंपनी ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी कि वो स्मार्टफोन कंपनियों से किस तरह कनेक्ट करेंगे। भार ओएस का अपना ऐप स्टोर होगा या नहीं, उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे। हमारी नज़र इस पर रहेगी, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन की सत्ता के स्वदेशीकरण का मामला है। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे देश के हर परिवार से जुड़ी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को जो झटके लगे, उससे अडानी ग्रुप के निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और इनमें सबसे बड़े निवेशकों में जो एक नाम है वो है LIC। भारत में तो इंश्योरेंस का मतलब ही LIC होता है, इसलिए LIC को हुए इस नुकसान की चर्चा बढ़ती जा रही है। अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश का प्रभाव LIC पर किस तरह पड़ा, इस पर हमने एक रिसर्च की, कई मीडिया और मार्केट रिपोर्ट्स को स्टडी की, जिससे ये पता चला कि 2 दिनों में अडानी ग्रुप को हुए नुकसान की वजह से LIC को जो निवेश था उसमें 22% की गिरावट हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो 2 दिनों में LIC को 18,647 करोड़ रुपए उसके डूब गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि LIC में देश के करोड़ों लोग अपना पैसा लगाते हैं। अगर अडानी ग्रुप में LIC की हिस्सेदारी की बात करें तो अडानी टोटल गैस में LIC की
5.96% हिस्सेदारी है। बाजार गिरने से LIC को 6,237 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज में LIC की 4.23% हिस्सेदारी है और यहां नुकसान 3,279 करोड़ रुपए का हुआ है। अडानी पोर्ट्स में 9.14% की LIC की हिस्सेदारी है, यहां नुकसान 3,205 करोड़ रुपए का हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन में LIC की 3.65% हिस्सेदारी है, इसमें नुकसान 3,036 करोड़ रुपए का हुआ है। अडानी सीमेंट में LIC की 6.33% की हिस्सेदारी है, इसमें नुकसान 1,474 करोड़ रुपए का हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी में LIC की हिस्सेदारी 1.28% है और नुकसान 871 करोड़ रुपए का हुआ है। अडानी की कंपनी ACC में LIC की 6.41% की हिस्सेदारी है, यहां नुकसान 544 करोड़ रुपए का हुआ है। सबको जोड़ लें तो 2 दिनों में LIC को कुल मिलाकर 18,647 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। LIC को सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट से नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि शुक्रवार को खुद LIC के शेयरों में 3.5% की गिरावट हुई थी, जबकि बुधवार और शुक्रवार की गिरावट को जोड़ दें तो शेयर 5.3% तक गिर गए। LIC को हुए नुकसान पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि LIC का मतलब भरोसे की गारंटी है। यह भी कहा जाता है कि देश के हर परिवार में किसी न किसी सदस्य के पास LIC की पॉलिसी जरूर होती है, चाहे घर हो या सरकार। LIC का इस्तेमाल एक सीक्रेट तिजोरी की तरह होता है जिसमें गाढ़े वक्त में काम आने वाले पैसे को निकाला जाता है। भारत में LIC की पहुंच गांव-गांव तक है। 1956 में जब LIC की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने इसमें 5 करोड़ रुपए लगाए थे। 1956 में देश की 245 कंपनियों को मिलाकर LIC बनाई गई थी। 2019 में RBI ने एक डेटा जारी किया था जिसके मुताबिक LIC ने अब तक सरकारी क्षेत्र में 22,60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। LIC में कुल 1 लाख कर्मचारी हैं, 30 लाख पॉलिसी होल्डर हैं और 12 लाख एजेंट इसमें काम करते हैं। लेकिन LIC को कल लगे झटके से घबराने या बहुत परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि LIC शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें नुकसान की भरपाई करना संभव है। ये बात आपके मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई और उसके निवेश का मामला है। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा बयान आया है। एस जयशंकर ने विरोधी दलों पर निशाना साधा है। जयशंकर ने कहा कि चीन को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं। उनको पता है कि 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि मेरी सोच में कमी हो सकती है, मेरी सोच में कमी होगी तो मैं चीनी एम्बेसडर के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कृष्ण और हनुमान थे। वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं, उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। पांडव कौरव की प्रोपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी उनके पास। छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी। अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था और श्री कृष्ण उनके साथ। तो देखो में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन न्यूज खत्म नहीं हुई है। आगे TV9 भारतवर्ष पर खबरें देखते रहिएगा और सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।